अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग जहाँ पर अपन ने फिनिश किया था लास्ट टर्न पे। तो अपन डिस्कस कर रहे थे एंड और कनेक्टिव्स। लिखो कनेक्टिव्स। और कितने कनेक्टिव्स बताए थे पिछले टर्न पे? 5। ठीक है, 5 कनेक्टिव्स होते हैं एंड और निगेशन। एक होता है इम्प्लाइड बाय, दिस इम्प्लाइज, एक इम्प्लाइज होता है, और एक होता है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो एक इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एंड और इट इज़ नॉट द केस या सिंपली नॉट, और एक इम्प्लाइज बाय इफ डैश डैश डैश, इफ स्टेटमेंट पी देन डैश 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 स्टेटमेंट क्यू, और एक होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। कैसे लिखते हैं इसको? इफ एंड ओनली इफ से, है ना। और इसको इस चैप्टर में अपन कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, इम्प्लाइज को कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, लिखो एंड के बारे में। ये तो पता ही है कि 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम आता है एंड, और भी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम आता है। हाँ लिखो भाई, एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड by the word and to form a compound statement। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप कोई भी 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ के, ठीक है, एंड की हेल्प से जोड़ के बना सकते हो। ठीक है ना, P एंड Q क्या होगा? कोई भी 2 स्टेटमेंट को जोड़ सकते हो। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कबूतर उड़ रहा है और मछली तैर रही है, तो क्या इनको जोड़ के कबूतर उड़ रहा है एंड मछली तैर रही है बनाने में हमें थोड़ा अटपटा लगता है, पर मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। यू कैन राइट P एंड Q। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखो, रूल 1 है ना, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे अपने को एंड के केस में। फर्स्ट रूल, द कंपाउंड स्टेटमेंट with word and, compound statement with word and is true if all its component statements are true। ठीक है, अगर सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स वो सारे ट्रू हैं सारे, तब जो एंड कनेक्टिव से आपने 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ा है तब उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी ट्रू। अगर आपने ज़्यादा लिए, जैसे मान लो P लिया है और Q लिया है और R लिया है, तो सभी ट्रू होने चाहिए। अगर आपने एंड से इन स्टेटमेंट्स को जोड़ा है तो सारे ट्रू होंगे, तभी ये जो स्टेटमेंट है दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि मछली तैर रही है, कबूतर उड़ रहा है और हाथी चल रहा है, एंड ये सभी ट्रू होंगे ना, तभी इसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है, लिख लो रूल 2। रूल नंबर 2, द कंपाउंड स्टेटमेंट with word and, the compound statement with word and, the compound statement with word and is false if false if, यही अपने को यही सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंतर्गत एंड वाला जो है ट्रू आता है, किस कंडीशन के अंतर्गत एंड वाला फॉल्स आता है। ये बात बस याद करने की होती है। ठीक है, हाँ, इज फॉल्स इफ एनी और ऑल, any or all its component statements are false। ठीक है, यानी कि एक भी फॉल्स हो गया या सारे फॉल्स हो गए, कोई भी एक फॉल्स हो गया, तो फिर एंड वाले को क्या बोल देंगे अपन? फॉल्स है। ठीक है ना, गलत है, एक गलत तो सब गलत, सारे सही तब ये एंड वाला सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पर आते हैं।
भाई निगेशन तो बहुत सिंपल था, जो मैंने पिछले टर्न पे बता ही दिया था आपको। लिखो एनी टू स्टेटमेंट्स, मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी दो स्टेटमेंट्स को आप और से जोड़ सकते हो। लिखो एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड, एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड बाय कनेक्टिव और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी जॉइंट या कनेक्टेड बाय और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कोई भी दो को जोड़ सकते हो, तीन को जोड़ सकते हो। भाई मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम भी स्वर्ग जाओगे और तुम भी स्वर्ग जाओगे। आइदर आई विल गो टू हेवन और यू विल गो टू हेवन और शी विल गो टू हेवन, है ना। ऐसे मैंने क्या किया, मैंने तीन स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया, किससे, कनेक्टिव और से। ठीक है, आगे लिखो। तो इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, वो ध्यान रखो। बोलने में ही आना चाहिए भाई। ये भी हो जाए, एंड का मतलब क्या है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो दोनों होंगे तभी तो स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। अब थोड़ा सोचो, और के केस में क्या होगा, और के केस में क्या आएगा, यूनियन आएगा। ठीक है, तो लिखो द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और, कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज ट्रू if any or all of its components are true. If any or all components are true. ठीक है, कोई भी एक ट्रू हो जाए या सारे ट्रू हो जाएं, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो और वाला स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, लिखो रूल नंबर 2। द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज फॉल्स, कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज फॉल्स if all its components are false. ठीक है, तो भाई और फॉल्स कब आएगा, पढ़ो, जब सारे फॉल्स हों। ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है। भाई पहला वाला रूल लिख लो, फॉल्स इफ ऑल आर फॉल्स। जब सारे ही फॉल्स हो जाएंगे तो फॉल्स होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लिखो आगे। अगला टाइटल है ट्रुथ टेबल। सच्चाई का तबला। ठीक है भाई, ये है कि ये रिप्रेजेंट करने का काम आता है। लिखो वे टू रिप्रेजेंट आउटकम ऑफ सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। वे टू रिप्रेजेंट आउटकम ऑफ है ना। इस तरह से क्या होता है कि भाई अपन क्या एक जनरल नोशन बना लेते हैं कि भाई ऐसे लिखेंगे पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू। फिर अपन क्या करते हैं, उनका एंड और निगेशन, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय और इम्प्लाइज, ये सब अपन उस पर लिखना चालू करते हैं। एक एग्जाम्पल देखोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखो टेबल विच शोज, एक और लाइन लिख लो, टेबल विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि उसमें इंक्लूडेड है, पी है, क्यू है, आर है, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं और इनको कैसे जोड़ा गया है, एंड से, और से, किसी भी तरीके से, निगेशन से, बहुत सारे होंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी तो बस लिख लो एंड ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट्स। सब स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू आर। ठीक है ना, और पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो है एस। एंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट्स पी क्यू आर
is said to be truth table of compound statements. Truth table of compound statements. हाँ भैया, जैसे मान लो, लिखो सबसे बेसिक एग्जांपल, लिखो ट्रुथ टेबल फॉर सिंगल स्टेटमेंट। सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सबसे बेसिक एग्जांपल से। ट्रुथ टेबल फॉर सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट के लिए लिखो पी के लिए, मान लो पी के लिए लिखना है तो ऐसे बनाते हैं ना, ट्रुथ टेबल ऐसे बनाते हैं। पी बना दिया सिंपली। इसमें क्या एक ही कॉलम आएगा, दो कॉलम तो जरूरत ही नहीं, एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट है तो उससे कोई। हाँ भाई, पी का वैल्यू क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, या तो सच होते हैं या झूठ होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइदर पी कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, ठीक है ना, या तो ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, या तो हवा आएगी या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है हवा धीरे धीरे आएगी, हवा थोड़ी थोड़ी आएगी, है ना, ये सब नहीं होता है। तो पी स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, है ना। तो एक कॉलम बना दिया और पी के जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो बना दिए, ठीक है। लिख लो आउटकम्स ऑफ पी। ठीक है भाई, क्या है ये ट्रू और फॉल्स क्या है, आउटकम्स ऑफ पी या पी की पॉसिबल वैल्यूज। ऐसे मान लो जैसे फंक्शन का वैल्यू होता है, वैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसका वैल्यू है, पी कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, ठीक है। आगे लिखो, अपन आते हैं दूसरे पर, पी और क्यू पर। ट्रुथ टेबल for two statements। ट्रुथ टेबल फॉर टू स्टेटमेंट्स। मान लो P लिखा है और Q लिखा है, दो ही कॉलम आएंगे। हाँ महारथी, है ना। अब ये इसमें ये सोचना होता है कि क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लो P क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। मैं भी बताता हूँ, पहले मेरे को लिख लेने दो, लिखो यहाँ तक लिखो। हाँ भी बताओ, मैंने ऐसा क्यों लिखा, चार क्यों बने, मतलब बेसिकली बात ये कि P कैन हैव आइदर द आउटकम, P कैन आइदर हैव द वैल्यू T और P कैन हैव द वैल्यू F। P की वैल्यू है ये, P की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो ये जो चार बनाने का रीजन ना, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, रीजन बताओ। ये चार केसेस बन सकते हैं, है ना। अगर मान लो दो स्टेटमेंट हैं तो हम ऐसा नहीं है कि किसी बात को छोड़ दें कि ये सच है वो झूठ है, ये झूठ है वो सच है, किसी को छोड़ना नहीं है अपने को। जो भी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपके इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं या सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिनसे आपने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है, उनमें आपस में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, वो सारी अपने को रोज़ में लिखनी होती हैं। तो अगर मान लो P स्टेटमेंट अपन जानते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो there are two possibilities of the statement P and similarly there are two possibilities of statement Q। अगर P की दो पॉसिबिलिटी हैं, Q की दो पॉसिबिलिटी हैं, तो P और Q
को जब आप एक साथ लिखोगे और अब आप जानना चाहते हो कि P एंड Q ये क्या होगा, P और Q क्या होगा, तो सारे कॉम्बिनेशन लिखने के लिए लिखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू रोज इज इक्वल टू, यहां पर लिख लो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ P, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ P, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ P और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ Q। बेसिकली ट्रुथ वैल्यू है ना, P की ट्रुथ वैल्यू कितनी हो सकती है, 2, या तो ट्रू या फॉल्स। Q की ट्रुथ वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। तो इसी वजह से जितने भी सारे केसेस हैं वो लिखने थे, इसीलिए कितने केस बन जाएंगे, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, लिख लो। तो ये तो ऐसा हो गया, सिक्का उछालने जैसा हो गया। अगर आपने सिक्का एक बार उछाला तो कितने आउटकम आएंगे, हेड या टेल। अगर आपने 2 सिक्के उछाले तो कितने आउटकम आएंगे, हेड टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड। ठीक है, अगर आपने 3 सिक्के उछाले, यानी कि आपके अगर कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसकी ट्रुथ वैल्यू में कितने रोज आएंगे, 8 आएंगे। लिख लो, नोट करके लिख लें आपने। if truth table for 3 statements PQR, if truth table for 3 statements PQR is made, if truth table for 3 statements PQR is made, it will contain 8 rows। ठीक है, अच्छा 4 के लिए बताओ कितना आएगा, 16। 5 के लिए कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5, और 6 के लिए कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। महारथी एक बार है ना, मेरे को है ना, मेरी तसल्ली के लिए है ना, वो एक बार 3 वाला बना के दिखाना जरा। बहुत सिंपल बात है ना, P लिख दो आप Q लिख दो और आप R लिख दो, ऐसे लिख दो आप, और फिर चालू हो जाओ हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके। तो ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये तो स्टार्ट होने वाले ट्रू से है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हो गए 8, 1 2 3 4, 4 ट्रू के 4 फॉल्स के, लिख लो। तो दीज आर द पॉसिबल वेज, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट ट्रुथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट्स ना। 3 स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल ये आएगा। अब आपको जो भी हरकतें करनी है कि P एंड Q होगा, P और Q होगा, वो अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ भी आगे लिखो, अगला टाइटल है ट्रुथ टेबल फॉर हाँ भाई, अपन ट्रुथ टेबल देखेंगे एंड के लिए है ना। लिखो, वैसे नेगेशन का सबसे सिंपल होता है, लिख लो पहले ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन ऑफ P। ठीक है, नेगेशन ऑफ P। इस तरह से बना लिया अपन ने P, और P के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब नेगेशन P को कैसे लिखते हैं, यूँ करके, समझ में आ रही बात, नेगेशन ऑफ P। तो भाई नेगेशन ऑफ P थोड़ा सोचो ना आप, नेगेशन ऑफ P क्या है, इट इज़ नॉट द केस। ठीक है ना, तो नेगेशन में क्या होगा कि मान लो कोई स्टेटमेंट सच है, कोई स्टेटमेंट का वैल्यू सच है, तो उसका नेगेटिव या नॉट, जैसे मैंने बोला मैं कल मेरी शादी है, ठीक है, कल मेरी शादी है, मैंने ये बोला, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, कल मेरी शादी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया ना। अगर मान लो ट्रू है, ये सच है, कल मेरी दूसरी शादी है, क्योंकि पहली तो हो ही गई है, कल मेरी सेकंड शादी है, और मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट द केस that
कल मेरी सेकंड शादी है, कल मेरी सेकंड शादी है, ओए होए सेकंड शादी है, लिखते हुए भी डर लग रहा है। तो इट इज़ नॉट द केस दैट कल मेरी सेकंड शादी, तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो मान लो अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर मान लो P फॉल्स स्टेटमेंट था तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो देखो है ना, ये तो क्या था, अपना पॉसिबल इनपुट्स थे, है ना, कि P का वैल्यू हो सकता है TF, और ये है ना अपना आउटकम है। यानी कि कई बार एग्जामिनर पूछता है कि नेगेशन P के बारे में अपने को कमेंट करना है, तो आपको याद रखना होगा नेगेशन ऑफ P क्या होगा। ऐसा नहीं, मतलब नेगेशन P इतना सिंपल है कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। T का F हो जाता है, F का T हो जाता है। कैसे याद करेंगे, नेगेशन ऑफ P क्या होता है, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, क्योंकि अगर रीज़न मैंने बता ही दिया, अगर P सच है तो नेगेशन ऑफ P असत्य हो जाएगा, और अगर ये झूठा है तो ये सच्चा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, बहुत सिंपल ऑपरेशन है ना इसके अंदर। और अपन आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं। भाई आगे तो यही है, नेगेशन P मैंने पहले बता दिया, क्योंकि नेगेशन P वॉज अ वेरी सिंपल ट्रुथ टेबल है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या एक ही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है तो उसके अंदर रोज कितनी बनेंगी, 2। जिसमें कम रोज होती हैं वो थोड़ा सिंपल होता है, जिसमें ज़्यादा होती हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, आगे लिखो, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड। एंड का ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो एंड भाई तुम सोचो ना, मान लो बनाते हैं एंड, मतलब पहले तो कनेक्टिव अपने को बिठाने पड़ेंगे। कनेक्टिव किसके बीच में होता है, 2 के बीच में होता है। मान लो P और Q का कनेक्टिव अपने को बिठाना है, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। लिखो, यहां तक लिखो। लिख लिया यहां तक। हाँ, मुंडी ऊपर, इधर देखो। देखो ये वाली चीज याद रखनी है, रिमेंबर। ठीक है ना, क्या याद रखना है कि हमेशा ये आदत डाल लो, या अपने आप याद हो जाएगा, है ना, लिख करके भूल जाओ, अपने आप तुम यही फॉलो करोगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या फॉलो करोगे, TTFF TFTF। ठीक है, बोलो मेरे साथ, है ना, TTFF और TFTF, TTFF और TFTF। हमेशा P स्टेटमेंट TTFF बोलेंगे और Q स्टेटमेंट TFTF बोलेंगे। उसका रीज़न बता देता हूँ। कई बार क्या होगा कि आप, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी सर्टेन फॉर्मूले को मैं आपको याद कराऊंगा, है ना, मैं आपको याद कराऊंगा कि देखो ये एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में आता है, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आता है उसका आपको ट्रुथ वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, उस स्टेटमेंट का। जैसे नेगेशन ऑफ P है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, अगर P TF है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, FT। अब इतना हलवा सवाल तो नहीं आएगा, ठीक है ना, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का आउटपुट आएगा। तो अगर आपने इस तरह से बना रखा है तो बहुत बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, वो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। स्पीड तभी बनेगी जब आप इसी तरीके से लिखोगे या एक ही तरीके से फॉलो करोगे। कभी आपने ये कर दिया ना, अले चलो ये कर लेते हैं, तो क्या आपका रूटीन बिगड़ जाएगा ना, आप इसको ठीक से फॉलो कर पाओगे, जल्दी बना पाओगे, ना उसको जल्दी बना पाओगे। वैसे तो आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये और ये सेम है। आपने इसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली, इसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली, पर मेरा सजेशन ये है कि आप पहले 2 जो हैं वो यही बनाएं। ठीक है, ताकि आपको इसके रेफरेंस में, ठीक है, इसके रेफरेंस में जो आगे आने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनका ट्रुथ वैल्यू आपको याद हो जाए, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हाँ भाई,
अब क्या है एंड को लिखने का तरीका बताओ, शॉर्टकट क्या था, कनेक्टिव को लिखने का तरीका क्या था, बताया था ना, रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई ये होगा या ये होगा, इधर वाला है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन या एंड क्या होता है ये, और यूनियन या और क्या होता है ये, तो ये वाला आएगा। तो ट्रुथ टेबल में आप लिख दो P एंड Q, ठीक है, ऐसे लिख दो, या थोड़ा नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख दो, दोनों सेम है, दोनों एक ही बात है। हाँ महारथी बताओ क्या होगा। थोड़ा सोचो कि मान लो दो स्टेटमेंट है ना, कल मैं बारात लेके जाऊंगा, परसों मेरी शादी है, इस तरह से एंड आया ना यहाँ पर, तो दोनों के कनेक्टिव्स क्या है, मतलब दो स्टेटमेंट्स के कनेक्टिव क्या है, एंड है। तो जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगा, ठीक है, वो ट्रू कब होगा जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू, तभी तो पूरे स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। मान लो कोई भी एक फॉल्स हो गया तो क्या होगा, पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझो इस बात को, है ना। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक दूसरा स्टेटमेंट है, तो एंड वाला ट्रू कब होता है, जब दोनों इंडिविजुअल ट्रू जो है वो क्या हो, ट्रू हो। दोनों इंडिविजुअल ट्रू तो कंपाउंड जो है ट्रू हो जाएगा। ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू ही तो ट्रू आएगा, है ना। फॉल्स एक झूठ है और एक सच है, तो झूठ एंड सच, क्या ये सच हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधा पार्ट तो झूठ ही है। तो आधा पार्ट भी अगर झूठ है तो पूरे स्टेटमेंट को सही कहना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो P एंड Q में ट्रू में तो क्या आ जाएगा, ट्रू, और अगर कोई भी इंडिविजुअल फॉल्स हो गया तो कितना हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसको याद करना है अपने को, ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ये केवल सत्य कब आता है, जब सारे स्टेटमेंट, सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हो, ट्रू। P एंड Q इज ट्रू व्हेन एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बताया था। लिख लो, और का लिख लो, अगला टाइटल है ट्रुथ टेबल ऑफ और। ठीक है, और तो और जो है क्या है, कैसे लिखेंगे और को, यूं, समझ में आ रही बात, और ठीक है, ऐसे लिख दिया। चालू हो जाओ, बनाओ ट्रुथ टेबल। अब तो तुम पहलवान बन गए हो भाई, अब तो तुम कर सकते हो। सिंपल है ना। क्या करेंगे, पहले P और Q, ये P आ गया, ये Q आ गया, ये ध्यान रखना, TTFF TFTF, ठीक है, TTFF TFTF, ये अपने को याद करना है। और नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट और P और Q, ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, P और Q लिखना है। तो बताया अपने को और के बारे में, और के रूल बताए थे ना। और के रूल्स क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट, कोई भी एक ट्रू हो गया, तो आपका और स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू। बस क्या है, सब कुछ ही झूठा है तो और भी क्या कर लेगा, सब कुछ ही झूठा है, ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा, तो कछु ना हो पा रहा, और क्या, ठीक है ना। तो इट्स ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अभी भी ट्रू, अभी भी ट्रू। पर क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी नहीं हो रहा, मेरे से फिजिक्स भी नहीं हो रही, मेरे से केमिस्ट्री भी नहीं हो रही, मेरे से मैथ्स भी नहीं हो रही, आपका कोई एक भी सुपर स्ट्रॉन्ग है तो भी आप कट ऑफ निकाल सकते हो, क्योंकि 120 नंबर का पेपर आता है ना। 120 में इस साल कट ऑफ कितनी थी, 75 मार्क्स। मान लो आपका मैथ सुपर स्ट्रॉन्ग है, 120 में से 120 मार दिया आपने, फटाक हो गई आपकी कट ऑफ क्लियर, ठीक है ना। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी परफॉर्मेंस फाड़ू है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप IIT की कट ऑफ निकाल लोगे। आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री और इन मैथमेटिक्स आई स्कोर 100%, आई विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ IIT जी, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर बात करें तो किसी भी एक में आप 100% स्कोर कर लो, किसी भी एक में, पर आप किसी में नहीं कर रहे तो गड़बड़ है ना। हाँ आगे लिखो। अब अपन आते हैं, 3 अपन ने कर लिए, 3 का ट्रुथ टेबल देख लिया, एंड और निगेशन का, है ना। अब जो आगे आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से एज कम्पेयर टू दीज वेरी सिंपल वंस डिफिकल्ट है ना। तो लिखो अगले,
ट्रुथ टेबल। भाई क्या है, एक तो इम्प्लाइज है ना, लिखो इफ देन ट्रुथ टेबल फॉर इफ डैश डैश देन डैश डैश, और ये क्या है, इम्प्लाइज, ठीक है, लिख लो इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज में क्या है कि भाई अगर बारिश होगी तो इफ बारिश हुई तो मैं छम छम नाचूंगा, ठीक है ना, ये क्या है, ये इम्प्लीकेशन है। अगर गौरव के आईआईटी मेंस में मैथ्स में 100 से ज़्यादा आए, अगर गौरव के आईआईटी मेंस में मैथ्स में 100 से ज़्यादा है, देन मैं उसे आईफोन दिलाऊंगा, आईफोन एक्स दिलाऊंगा, और वो भी 256 GB दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, इफ़ देन है, ठीक है ना। इफ़ अगर ऐसा हुआ तो देन मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है ना। तो लिखो इसका ट्रुथ टेबल। इसमें बहुत बेसिक बात कि P इम्प्लाइज Q, ठीक है ना, क्या लिखा है, P इम्प्लाइज Q, पर अपन जानते हैं कि इस चैप्टर में अपन इम्प्लाइज को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू राइट इम्प्लाइज। लिखो P इम्प्लाइज Q। अगेन वही रट्टा मार रखा है, T T F F T F T F, पट 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 पट। अब भाई तुम्हें थोड़ा तो तुम भी दिमाग लगाओ, इट्स वेरी सेंसिबल, ठीक है ना, कि मान लो अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा। तो थोड़ा सोचो कि ये बात है ना, P के सत्य या असत्य घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, या P के सत्य या Q के असत्य, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली इसका ट्रू वैल्यू, कि P इम्प्लाई Q। P हुआ, भाई इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू √4 है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, क्योंकि हमें पता है सारे फंडे हमारे मैथ्स के क्लियर है कि अगर x √4 है तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इम्प्लाई कर रहा है क्योंकि एक ही वैल्यू है ना। और कोई बताओ मैथमेटिक्स में कि दिस इम्प्लाइज दिस, बहुत सिंपल है। हाँ, x इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 2 + 3 है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, ठीक है ना। अगर मान लो ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है ना। ऐसी बातें, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये बताओ कि इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका जो आउटपुट है, ठीक है ना, P इम्प्लाइज Q का जो ट्रुथ टेबल का आउटपुट है वो क्या होगा, लास्ट कॉलम क्या होगा। भाई तुम सोचो, मान लो ये सत्य है, ठीक है, तो क्या ये सत्य आएगा, हाँ आएगा, हाँ। गड़बड़ कहाँ पर होगी, इफ ये हो रहा है देन मैं ये कर दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा। तो यहां पर क्या है, मैंने कंडीशन लिख लो, यहां पर कंडीशनल है, कंडीशनल है ना, पिछली बार बताया था ना मैंने भी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, ठीक है ना। ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल है तो मतलब वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं ये कर दूंगा, पर अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, तो ट्रू आएगा ही ना, तो मैं करूंगा ही करूंगा। यानी कि पहला वाला अगर नहीं हो पाया तो ट्रू हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सत्य हो गया तो फिर मैं ये करूंगा। अगर मान लो भाई तुम सोचो, अगर गौरव के 90% आए तो मैं उसे आईफोन दिलाऊंगा, अगर गौरव के 90% नहीं आए तो ट्रू है ना भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मतलब गड़बड़ कहाँ हो जाती, भाई मैंने कमिटमेंट कर दिया कि अगर गौरव के 90% आए तो आईफोन दिलाऊंगा, इसमें गड़बड़ कब हो जाएगी, अगर गौरव 90% ले आया और मेरे पास आया, लो भी दो फ़ोन दो, मैं बोला नहीं मैं नहीं दे रहा, तो ये गड़बड़ हो गई एक्चुअली, ठीक है ना। तो तब इस केस में मतलब गौरव के 90% आ गए और मैंने उसे फ़ोन नहीं दिलाया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखो इसको। बाकी सारे केसेस में अगर 90% नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, इफ था ना यहाँ पर, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू का ट्रू आ जाएगा। पर अगर मान लो ये बात सच हो गई और फिर मैंने ये काम नहीं कर पाया तो फिर इसको क्या देना पड़ेगा, फॉल्स देना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अपन आते हैं नेक्स्ट पर।
हाँ भी ट्रुथ टेबल फॉर, अगला वाला क्या था, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ट्रुथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल। पिछला वाला था ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। दी बाय कंडीशनल तो वही है, इफ एंड ओनली इफ, है ना। लिख लो, इसका सिंबल क्या है, ये IFF लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और इस चैप्टर में अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। दो स्टेटमेंट की बात करते हैं, मान लो P है, मान लो Q है, रट्टा मार रखा है TTFF, TF TF, और लिखने का तरीका क्या होता है, P Q, ठीक है ऐसा। हाँ हाँ बताओ। दोनों स्टेटमेंट देखो, थोड़ा सोचो, कोई एक है ना नॉर्मल सा इंग्लिश का कुछ वो सेंटेंस ले लो, है ना, अपने दिमाग से सोचो कि अगर ये हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। एंड मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, और होता है, और ये क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय यही तो होता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो यहाँ पर एंड है, देख रहे हो, एंड है, एंड का मतलब क्या हुआ, ये भी और ये भी। तो इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज सेम है एज PQ और P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ये चीज़ और वो चीज़ लिखना सेम बात है। पर क्या होता है, अपन है ना, जब भी इस तरह का बड़ा सा अटर्म शटर्म आ जाता है, तो पहले अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, यानी कि पहले लिखा P, फिर लिखा Q, TTFF, TF TF, फिर लिखा अपन ने P इम्प्लाइज Q। बोलो जरा, P इम्प्लाइज Q क्या होता है। बस इतना याद रखना, तुम्हें आईफोन तब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये फॉल्स कब होगा, जब तुम्हारे 90% आ गए और मैंने नहीं दिया, ठीक है, इतना सा याद रखना। हाँ, तो हमेशा ट्रू है, बस क्या है, ये ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो कितना आ जाएगा, फॉल्स। और मान लो Q इम्प्लाइज P की बात करें, तो तब क्या होगा। अब Q के नज़रिए से देखो, TT है ना, तो पहला T अगला T, ठीक है। अब हाँ, अब देखो पहला वाला अगर F हो गया, तो पहला फॉल्स है, तो इम्प्लाइज तो आएगा ही नहीं, ये तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू। पर अगर मान लो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और अगला फॉल्स हो गया, तो ट्रू क्या है, इम्प्लाई करता है फॉल्स को, नहीं, है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब ये अपन ने कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट रेडी कर लिए। अब कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट रेडी हो गए आपके, यानी कि छोटू रेडी हो गए। जस्ट इमेजिन दिस एज अ सिंपल स्टेटमेंट नाउ, ठीक है। अब इमेजिन करें कि P इम्प्लाइज Q अपने आप में एक सिंपल स्टेटमेंट रह गया है, Q इम्प्लाइज P अपने आप में एक सिंपल स्टेटमेंट रह गया है, और अपन जस्ट लाइक दो सिंपल स्टेटमेंट अगर दे रखे हो, ठीक है, दो सिंपल स्टेटमेंट दे रखे हो, तो उनका एंड कनेक्टिव कैसे निकालेंगे, ये अपने को पता है। तो एंड कनेक्टिव दो सिंपल स्टेटमेंट्स का ट्रू कब आता है, जब सारे ट्रू हो, ठीक है ना। तो मान लो ये दो सिंपल स्टेटमेंट हैं, और अब मैं लिखना चाहता हूं एक बड़ा स्टेटमेंट जो इन दो सिंपल स्टेटमेंट से बनाए। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, भाई ये ट्रू हैं दोनों, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नहीं, ये नहीं आएगा, तो फॉल्स आ जाएगा। ट्रू फॉल्स का क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ट्रू का कितना हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। बना लो भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है, वो क्या होता है, यहां से देखो,
बहुत बेसिक बातों से देखो, समझो इस बात को। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, भाई सत्य घटनाओं पर आधारित तो फिर इम्प्लाइज सत्य ही है, असत्य घटनाओं पर आधारित इम्प्लाइज, और दूसरी बात भी असत्य। असत्य इंटरसेक्शन असत्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, दोनों फॉल्स हैं, तो फिर इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय क्या होता है, ट्रू होता है। अगर दोनों ट्रू हैं तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय क्या होता है, ट्रू होता है। अगर कोई भी एक फॉल्स है, ट्रू है, तो उस केस में इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बना लिए। अच्छा, ठीक है, अपन ने बहुत बेसिक जो ट्रुथ टेबल है 5 जो बहुत बेसिक है वो अपन ने रेडी कर लिए हैं। नेगेशन आपको आ गया है। अब जैसे इसमें कुछ कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे सामने ये बना हुआ है, अब तो तुम समझ ही गए। अब आप अगर बड़ा कुछ कर रहे हो, जैसे ये बड़ा काम आपने किया, तो आप क्या है, इस बड़े काम के अंदर ये छोटे छोटे काम देख लो। P इम्प्लाइज Q, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट ट्रीट कर लो। Q इम्प्लाइज P को सिंपल स्टेटमेंट ट्रीट कर लो, और इन दोनों का आप एंड कनेक्टिव ले लो। ये बना लिया सिंपल, उनका एंड कनेक्टिव। अब मान लो ऐसा है, अब मान लो आपको एक बड़ा गेम खेलना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें नेगेशन ले लिया P और Q का, ये आपने एक और कॉलम जोड़ दिया। कॉलम जोड़ते चलना होता है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के लिए कॉलम जोड़ते चलो। तो भाई अगर P यूनियन Q ये है, या P और Q ये है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, बताओ बालक। भाई T का F हो जाता है, ये हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से अपन प्रोसीड करते हुए चलेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, बहुत बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेटमेंट्स P एंड Q। Which of the following is correct for P and Q? P and Q दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है P and Q is true when at least one from P and Q true, one from P and Q is true. Second, P implies Q is true when P is true, Q is false. P is true, Q is false. Third, P implied and implied by is true only when both P and Q true. P and Q are true. अगला, negation of P or Q is true only when both P and Q are false. अब ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इनको नोट डाउन करो और अभी तक अपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर ट्राई करो इनको आंसर करने का। बहुत गर्मी हो गई है। हाँ, पहला वाला क्या है, P and Q is true when at least one from P। भैया एंड और है, पहले तो पहचानो है
हाँ एंड है, तो P एंड Q इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन फ्रॉम P एंड Q इज ट्रू, क्या ये सही है? फॉल्स है ना। P एंड Q इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन नहीं, बोथ P एंड Q शुड बी ट्रू, तो ये फॉल्स हो गया। P implies Q is true when P is true, Q is false। हाँ, अरे is true when P is true and Q is false। फॉल्स हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? फॉल्स आना चाहिए था। अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो ये करेक्ट होता, तो अगेन ये रॉन्ग हो गया। हाँ, implied and implied by is true only when both P and Q are true, ये तो गलत है। हमने याद कर रखा है भाई, P और Q दोनों ट्रू होते हैं तो implied and implied by क्या होता है? ट्रू। P एंड Q दोनों फॉल्स होते हैं तो भी implied and implied by क्या आता है? ट्रू आता है। तो P एंड Q इज ट्रू ओनली व्हेन, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आना चाहिए था व्हेन P एंड Q आर ट्रू और P एंड Q आर फॉल्स, तो ये गलत है। तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन बचा है ना। खैर देख लेते हैं। नेगेशन ऑफ P और Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। याद ही अपने को TTFF TF TF, ठीक है। तो आखिरी वाला क्या आएगा? FF आता है ना। आखिरी वाला क्या होता है? यहाँ पर इन जगह पर FF होता है। तो क्या बोल रहा है? नेगेशन इज ट्रू। तो अभी अपन ने देखा नेगेशन ऑफ P और Q, ये क्या हो जाएगा? ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। लिख लो यहाँ पर। फॉर फोर्थ, make truth table of negation of P और Q, ठीक है। नेगेशन ऑफ P और Q। तो जब आपने बना लिया नेगेशन ऑफ P और Q, कैसे बनाएंगे नेगेशन ऑफ P और Q? पहले बनाएंगे P T T F F, फिर बनाएंगे Q F T F T F, फिर बनाएंगे अपन P और Q। बना लोगे। और कब ट्रू आता है? और इज ट्रू हमेशा। बस कब फॉल्स होता है? जब दोनों फॉल्स हों तो और क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अब उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? T का नेगेशन क्या होता है? F, F का नेगेशन क्या होता है? T। व्हाट इट। तो बस आपने जैसे ही इसको बनाया, फिर आपको क्या चेक करना है कि वो जो है ना, वो ट्रू कब आ रहा है। तो जैसे आपने ये बनाया, ये ट्रू कब आ रहा है? कौन से केस में आ रहा है? P और Q के क्या हालात हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले में ये चेक कर लो, बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो अगर यहाँ पर F लिखा है, यहाँ पर F लिखा है, तो आप यहाँ पर चेक कर लो, ठीक है। आगे आपका आंसर, ठीक है भाई। आगे लिखो। अगला है लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगला टाइटल। लॉजिकल इक्विवेलेंस लिखो। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स are said to be logically equivalent. Two compound statements are said to be logically equivalent or simply equivalent if they have same truth value for all logical possibilities. ठीक है भाई। दो स्टेटमेंट है, कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। मैं स्टेटमेंट को क्या पहाड़ जैसा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो तुम एक बड़ा सा स्टेटमेंट बनाओ, जैसे मान लो बनाओ कोई बड़ा स्टेटमेंट बनाओ। जैसे था ना, बड़ा स्टेटमेंट क्या है भाई? बाय कंडीशनल अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। बाय कंडीशनल क्या है? P implies Q and
Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप खेलो, आप गेम्स खेलो, जैसे फॉर एग्जांपल, अरे गेम मतलब ये इसी के अंदर P और Q के साथ, यानी कि P का नेगेशन ले लो, जैसे ऐसे ले लिया, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है। फिर अपन ने इसको जोड़ दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ब्रैकेट में बंद हो गया, मतलब अब ये अपने आप में क्या हो गया, एक बेसिक स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या किया, इसका एंड ले लिया, एंड ले लिया, मान लो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय P, ऐसा कर दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, ये एक बड़ा स्टेटमेंट बन गया। तो इस तरह से अपन कनेक्शन से जोड़ सकते हैं ना, ये चीज़ तो पता ही है, ये चीज़ पता है, इन दो बेसिक स्टेटमेंट्स का अपन ने एंड ले लिया है, या आप और ले लो, या और भी कई सारे खेल खेल सकते हो आप। तो क्या है कि मान लो एक तो ये है और एक है आपका P इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो आपने ये भी एक बड़ा सा स्टेटमेंट, ये भी आपका एक बड़ा सा स्टेटमेंट, तो ये दो बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं आपके। तो अगर मान लो आपने ट्रुथ टेबल बनाया पहले वाले का और मान लो सेकंड वाले का, मान लो बना लिया T T F F T F T F बना लिया, और सबसे अंत में आपने बेसिक फिनिश करते हुए आपने ये वाली चीज़ बना ली, यानी कि 1 जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और इसका ट्रुथ टेबल का वैल्यू आ गया आपके पास। फिर आपने सेकंड का बनाया और आपके पास अगेन सेकंड का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम की एंट्रीज हैं, और यहाँ पर भी अपन ने क्या लिखा है, T T F F, हमेशा ज़िंदगी भर लिखेंगे ऐसा, T F T F। तो आपका फर्स्ट का जो ये वाला कॉलम है और सेकंड का ये वाला कॉलम है, अगर ये दोनों कॉलम्स जो हैं उनकी एंट्री सेम आती हैं, अर्थात T T T T T T T T T T, चारों T यहाँ पर, चारों T यहाँ पर, तो तब उस केस में क्या कहा जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इन द सेकंड स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कब लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, पढ़ो उसको, इफ दे हैव सेम ट्रुथ वैल्यू, यानी कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के लिए, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के लिए ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो उनको बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन, या ऐसे बोल देते हैं इसको, S1 इज इक्वल टू S2, एक स्टेटमेंट इज इक्वल टू सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। छापो छापो, हाँ भाई आगे, देख लिया, हाँ। तो P इम्प्लाइज Q, बनाओ बनाओ, ये तुम्हें बनाना है, हाँ, P इम्प्लाइज Q तुम्हें बनाना है, नेगेशन ऑफ P और Q ये भी तुम्हें बनाना है। चलो मैं भी कुछ काम कर दूँ, हाँ भी क्या करेंगे, T T F F T F T F, P इम्प्लाइज Q का तो अपन ने याद कर रखा है, P इम्प्लाइज Q कब गड़बड़ आता है, ये ट्रू हो जाए ये फॉल्स हो जाए तब फॉल्स है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। और इसके लिए पहले क्या करें, पहले अपन सिंपल स्टेटमेंट नेगेशन P ले लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन बताओ, F F T T, शाबाश, ठीक है। T का नेगेशन क्या है, F, T का नेगेशन F, F का नेगेशन T, F का नेगेशन T और Q। अब इसका है ना, इसका और इसका क्या करना है, और लेना है। तो भी और हमेशा सत्य होता है, ठीक है, और हमेशा सत्य होता है, बस कब गड़बड़ होता है, जब दोनों इंडिविजुअल फॉल्स हो जाएं। तो दोनों इंडिविजुअल फॉल्स कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ है ना, यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स है, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो क्या हो गया, अब बस ये चेक कर लो कि ये वाली चीज़, यानी कि ये वाला
और ये वाला, क्या ये सेम आ रहे हैं क्या? हाँ सेम आ रहे हैं। देखो टी टी यानी कि पी और क्यू ट्रू, तो ये ट्रू और ये भी ट्रू। पी ट्रू क्यू फॉल्स, तो ये दोनों क्या है? फॉल्स। तो ये वाला टेबल और ये वाला टेबल क्या है? सेम, कॉलम मैच कर गए एग्जैक्टली। यानी कि इस पॉसिबिलिटी के लिए, पी और क्यू की इस पॉसिबिलिटी के लिए ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सो विच मीन्स दैट दे आर बोथ लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट का जो आउटपुट है इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये याद करना है, इसको हाईलाइट कर लो। P इंप्लाइज Q होता है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। हाँ भाई मुंडी ऊपर, इधर देखो, पहले इधर देखो। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, या ऐसे सोचो तुम्हारे दिमाग में एक ट्रिक डाल रहा हूँ। तो है ना, तुम क्या करो, हमेशा है ना छोटी छोटी बातें याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल, और ट्रू कब आता है, एंड ट्रू कब आता है, या कितनी बार आता है, एंड कितने आउटपुट है जिसमें एंड ट्रू आ रहा है, कितने आउटपुट है जिसमें और ट्रू आ रहा है, कितने आउटपुट है जिसमें इम्प्लाइज ट्रू आ रहा है, और कितनों में निगेशन वाला, खैर निगेशन तो इग्नोर कर दो, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। तो देखो थोड़ा सोचो, और ट्रू आता है कितनी बार? 3 बार। ठीक है, एंड ट्रू आता है कितनी बार? 1 बार। इम्प्लाइज ट्रू आता है कितनी बार? 3 बार। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय ट्रू आता है कितनी बार? 2 बार। बस इतना याद रखना, तो भी काफ़ी दिमाग तुम्हें कम चलाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये बहुत सिंपल थे, तो पी इम्प्लाइज क्यू कितनी बार ट्रू है? 2 बार, 3 बार, है ना, ये 3 बार ट्रू है। और ये वाला यूनियन की वजह से क्या होगा? कितनी बार ट्रू आएगा? 3 बार। तो थोड़ा फील आती है कि हाँ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई आगे लिखो, अगला क्वेश्चन है, याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। P इंप्लाइज Q होता है मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। हाँ भाई लिखो, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ the statement if 8 greater than 10 then 2 का square is equal to 5 will be। पहला ऑप्शन 2 का square is equal to 5, if 2 का square is equal to 5 then 8 greater than 10, second 8 less than 10 and 2 का square not equal to 5। थर्ड ऑप्शन है 8 less than 10 और 2 का square is equal to 5। फोर्थ है नन ऑफ दीज। हाँ भाई ध्यान रखना तुक्केबाजों कि ऑप्शन में नन ऑफ दीज देखा है तो वो भी एक आंसर हो सकता है ना। ये खास तुक्केबाज के अपने आप को बाज समझते हैं, बाज कि हम तो देखते पहचान जाते हैं ये होगा ये नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन भी कई बार आंसर होता है जो नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, बच्चों को लगता है कि एग्जामिनर जो है वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो क्या चौथा ऑप्शन तो फालतू में देता है। क्या ऑप्शन तो ज़रूर है ना, पहले 3 में से ही कोई होगा, ए बी या सी। डी तो नहीं हो सकता ना, डी का चांस काफ़ी कम है, तो ऐसा नहीं है, डी ऑप्शन भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है ना। इस क्वेश्चन में तो पता नहीं मेरे को, पर मैं बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट 8। हाँ भाई कौन सा स्टेटमेंट लिखा है? हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस स्टेटमेंट? क्या लिखा है ये? कंडीशनल स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन है, दिस इम्प्लाइज दिस। हाँ भाई मुंडी ऊपर, इधर देखो। देखो कभी भी जो स्टेटमेंट है उसके बहकावे में मत आओ। जैसे मान लो वो लिख देगा
कबूतर उड़ रहे हैं, इफ कबूतर उड़ रहे हैं तो उनके पंख फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम क्या है, तुम तो बस तुम्हारा पूरे दिमाग में क्या आ गया, कबूतर आ गया। अच्छा कबूतर कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, वो आसमान में उड़ रहा होगा, नीला नीला आसमान होगा, चारों तरफ हरियाली छारी होगी, ठीक है ना। तो ये सब है ना, ये सब उल्लू बनाने के काम है, ठीक है ना। इस पर ध्यान मत देना कि क्या दे रखा है, बस इस पर ध्यान देना, इफ देन, बस इन दो बातों पर ध्यान देना। बीच में पता नहीं क्या अटरम शटरम गोबर भर देगा वो यहाँ पर, ठीक है ना, तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत देना। हाँ, अब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होगा, बस इतना सोचो, इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, अभी बताया ना क्या होता है, नेगेशन P और Q। हाँ, अब ध्यान देना चालू करना, ठीक है ना, कि 8 ग्रेटर देन 10 है, तो P, इसको पढ़ो, इसको P implies Q इज सेम एज नेगेशन ऑफ P और Q, है ना, ये था ना। हाँ, तो P अगर है 8 ग्रेटर देन 10 तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो ठाकुर साहब, 8 ग्रेटर देन 10 तो इसका नेगेशन क्या होगा, 8 लेस देन 10। अरे बावड़े है, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, यहीं पर तो इंडिया मात खा जाती है भाई। 8 मान लो कोई स्टेटमेंट है, मान लो कोई स्टेटमेंट है 8 10 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट है, ज़्यादा इमोशनल मत होना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। बस ये सोचना कि 8 इज ग्रेटर देन 10, ये एक स्टेटमेंट है, तो एक नंबर दूसरे से बड़ा है, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन होगा 8 लेस देन इक्वल टू 10, ओके। और इंडिया क्या करती है, ये कर देती है, मतलब पूरी इंडिया नहीं, कुछ तो इंडिया के लोग हैं जो कर देते हैं, सही, 8 लेस देन इक्वल टू 10। तो लिखो, ये लिखना है तुम्हें, हाँ लिखना जरा, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में, चलो जो, अरे ऐसा कुछ सोचना नहीं, ऑप्शन से भी देख के बता सकते हो भाई, हैं, अंग्रेजी में नहीं, ऐसे ऐसे लिख लो। हैं, थर्ड आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, पढ़ाया भी था, लिखाया भी था, समझाया भी था, रोका भी था, टोका भी था, लाठी भी मारी थी, ठीक है ना, डंडा भी डाला था, लेकिन क्या मजाल की जो है पहली बार में समझ में आ जाए। हाँ, नन ऑफ दीज होगा। अभी इतना टाइम क्यों लगाया, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने सवाल स्टार्ट होते ही मैंने हिंट दिया था कि क्या है, तुम इमोशनल हो जाते हो कि नहीं नहीं नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका नेगेशन जो है वो ये होगा, इसका नेगेशन क्या है, ये है, और इसमें कोई डाउट है क्या, एक नंबर दूसरे से बड़ा है, मैं तेरे से बड़ा हूँ, इसका नेगेशन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा ना वहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू भी तो है, इसके अलावा जो दुनिया है कॉम्प्लीमेंट है ना। नेगेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये P है तो नेगेशन P कौन सा वाला इलाका है, आउट ऑफ द सर्कल, ये वाला। तो अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो इसका नेगेशन क्या होगा, पहला नंबर दूसरे से बड़ा या बराबर है, ठीक है ना। तो हाँ भाई बोलना चालू करना, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, 8 लेस देन और इक्वल टू 10 और 2 स्क्वायर, इसने एक हिंट दिया था, थर्ड एक गड्ढा क्रिएट किया था और तुम उस गड्ढे में गिर गए, आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। हाँ भाई आगे लिखो, ठीक है, याद रखना है भाई, है ना, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। आगे लिखो, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P and Q। फर्स्ट ऑप्शन है
P implies negation of Q. Second is negation of P or negation of Q. Third is negation of P implies negation of Q. Fourth option is negation of P and negation of Q. हाँ भाई, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो लॉज हैं जो अपन ने सेट्स में पढ़े थे, मैंने आपको पिछले टर्म में भी बताया था कि सेट्स की चीज़ें याद करके आना। तो कुछ एक लॉज हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो सेट में चलते हैं और यहाँ पर भी चलते हैं। ठीक है, लिखो। उनसे क्या है, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रुथ टेबल बना के तो कर ही लोगे। ठीक है, लिखो भाई। सेट्स और स्टेटमेंट्स के लॉज। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो मैं कह रहा था कि कुछ लॉज हैं जो सेट्स में और ये स्टेटमेंट्स में सेम आते हैं, तो उन लॉज से अपन ये सवाल जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी फिलहाल अपन ट्रुथ टेबल या हिट एंड ट्रायल्स इसको करके देखते हैं। लिखो भाई, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल ऐसा नहीं है मैं तुक्के मार रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुक्के नहीं मारता, ठीक है ना, बिल्कुल सही बताता हूँ। तो P एंड Q मैंने बताया था, आप बस छोटी छोटी बातें याद रखें अभी थोड़ी देर पहले। जैसे P एंड Q में P और Q के कितने रोज हैं, 4, और उनमें P एंड Q में कितने ट्रू आएंगे और कितने फॉल्स आएंगे उसकी गिनती कर लो। तो P एंड Q में कितने ट्रू हैं और कितने फॉल्स हैं? 1 ट्रू है और 3 फॉल्स हैं, 1 ट्रू एंड 3 फॉल्स। ठीक है, अच्छा, P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो इम्प्लाइज वाले में क्या होता है, 1 फॉल्स होता है, 3 ट्रू होते हैं। तो क्या ये और वो सही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, क्योंकि यहाँ पर 1 ट्रू है, यहाँ पर 3 ट्रू है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। भी निगेशन यूनियन है ना, यूनियन है, तो यूनियन में क्या होता है, कितने ट्रू होते हैं? 3 ट्रू होते हैं। इसमें 3 ट्रू आते हैं, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 ट्रू है। भाई नेगेशन का थोड़ा ध्यान रखना, बाहर की तरफ नेगेशन है, ये अपने आप में ये हरकत तो यही है, 3 ट्रू 1 फॉल्स। तो अगर मान लो यहाँ तक तुम्हारे पास हैं 1 फॉल्स और 3 ट्रू, तो 1 फॉल्स और 3 ट्रू का नेगेशन क्या होगा? 3 फॉल्स और 1 ट्रू। तो 3 फॉल्स और 1 ट्रू, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। अगला, अब इसमें क्या होगा, ये क्या लिखा है, एंड लिखा है, तो एंड में कितने पॉसिबिलिटी होते हैं, कितने ट्रू कितने फॉल्स? एंड में होता है 1 ट्रू 3 फॉल्स, और इसका अगर नेगेशन लिखा है बाहर की तरफ तो कितना आएगा, 1 फॉल्स हो जाएगा और 3 ट्रू हो जाएंगे। तो ये भी इसके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके टेबल में आखिरी में क्या लिखा गया होगा, 1 ट्रू 3 फॉल्स, इसमें लिखा गया होगा 1 फॉल्स 3 ट्रू। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, पट आ गया आंसर। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है अपने आप में ट्रुथ टेबल बनाना। लिखो, मेथड 1 हिट एंड ट्रायल। देख लिया अपन ने कि लास्ट कॉलम में, थोड़ा दूर से देख लिया, लास्ट कॉलम में हाउ मेनी ट्रू वैल्यूज विल बी देयर, हाउ मेनी फॉल्स वैल्यूज विल बी देयर। दूसरा मेथड ये, सबका ट्रुथ टेबल बनाओ। P एंड Q का तुम्हें याद ही है, क्या बनाना है इसको, है ना, अपन इसका बना लेते हैं। हाँ भी पहले नेगेशन ऑफ P बना लेते हैं, T F F T F T F। नेगेशन ऑफ P बनाया, नेगेशन ऑफ Q बनाया, ये कितना हो जाएगा, T का F, T का F, F का T, F का T, T का F, F का T, T का F, F का T। अब अपन क्या करें,
P implies negation of Q, तो P implies negation of Q, तो P implies negation of Q। भाई implies वाला जो है वो कब ट्रू आता है, कब फॉल्स आता है? हाँ, पहला वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो। तो पहला ट्रू और अगला फॉल्स कहाँ पर आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? फॉल्स। पहला ट्रू और तो कहीं नहीं है, बाकी सब जगह कितना आ जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या है? तो ये अपन ने लिख लिया है ना, एक बार इसको लिख लेते हैं, नेगेशन P और ये क्या लिखा है? और। नेगेशन P और नेगेशन Q। तो और में क्या होता है? जब दोनों फॉल्स होते हैं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q या और नेगेशन Q, अदरवाइज सब जगह क्या आ जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू। बना लिया, बना लिया। और ये क्या है? इसका नेगेशन है। तो नेगेशन तो फटाक से बना सकते हैं, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। हाँ भाई, P इम्प्लाइज इसका नेगेशन कितना आएगा? ट्रू F F F, ठीक है, ये आएगा। और क्या है? ये वाला क्या ये? अच्छा, ऊपर नहीं लिखा, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, पहले नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, पहले ये बनाया, फिर नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन P नेगेशन Q। एंड में एंड कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू कहाँ है? यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे वाला ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएंगे? फॉल्स। और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू 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 और फॉल्स। और मैं एक तो ये वाला कॉलम देखना है, P एंड Q। P एंड Q नहीं बनाया क्या? अरे बना लेते हैं इधर, P एंड Q। P एंड Q कब ट्रू होता है? ये ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये तो अपना सवाल था और इसको कंपेयर करना है किससे? एक तो 1, ये फर्स्ट ऑप्शन है, नेगेशन P ये सेकंड ऑप्शन है, नेगेशन ऑफ ये थर्ड ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन है ना। तो देखा अपन ने T ट्रिपल एफ कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, थर्ड पर। और बाकी सब जगह क्या आ रहा है? ट्रिपल टी एफ आ रहा है, ट्रिपल टी एफ ट्रिपल टी एफ ट्रिपल टी एफ। तो यही चीज़ अपन ने थोड़ा विजुलाइज कर लिया था कि नेगेशन से क्या होता है? फ्लिप हो जाती हैं वैल्यूज़, टी का एफ हो जाता है, एफ का टी हो जाता है। एंड का क्या रोल होता है, और का क्या रोल होता है, इम्प्लाइज के अंदर कितने ट्रू कितने फॉल्स आते हैं, वो काउंटिंग याद रखना, हल्का फुल्का सा काउंटिंग याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इससे आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं, बिना पूरा सॉल्व किए यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया था? थर्ड ऑप्शन आंसर। भाई अब कुछ लॉज ऑफ सेट्स जिससे ये सवाल जो है थोड़ा और जल्दी आप इनको समझ सकते हैं। लिख लो पहला लॉ, पहला लॉ है नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। P एंड Q का ये क्या लिखा है? P एंड Q का नेगेशन कितना होता है? नेगेशन P और नेगेशन Q, ठीक। सेकेंड, नेगेशन ऑफ P और Q is same as negation P and negation of Q। लिख लो, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, लिखो डी मॉर्गन्स लॉ। ये लिखा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज़ लिखी हुई है। और ये लिखा है A और B का कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है भाई। लॉ ऑफ सेट स्टेटमेंट्स, तो A इंटरसेक्शन B, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? सेम है। तुम इसको प्रूफ करो एक बार।
इसके प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा अपने को, इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा और इसका ट्रुथ टेबल बनाना होगा। तो हमारे सामने है ही P एंड Q, P एंड Q ये रहा। P एंड Q का नेगेशन बताना जरा, नेगेशन ऑफ P एंड Q। हाँ बोल दो, F T T T ये रहा। और नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q है क्या अपने पास? हाँ सेकेंड वाला। इसको चेक करना, ये और ये सेम आ रहे हैं क्या? हाँ, F ट्रिपल टी सेम है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और बाकी अपने को पता ही है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। सेट थ्योरी से समझो इसको। मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? ये होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बाकी बचा हुआ सारा पार्ट। और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A ये B ये, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस गोले के बाहर। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस गोले के बाहर। उनका यूनियन लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा? E आ जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट A के बाहर और B के बाहर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इसके अलावा जो सारी दुनिया है वो आ जाएगी। ठीक, मैं एक बार शेड करके बनाया था। A के बाहर का मतलब क्या है? ये पार्ट, ये A के बाहर, और B के बाहर यानी कि इस गोले के बाहर वो क्या है? ठीक है, A के बाहर B के बाहर। तो A और B के बाहर जो है उनका यूनियन आइदर दिस और दिस, तो वो क्या आया? इस गोले के बाहर वाला इलाका आ गया। ठीक है, तो वी नो दिस, ये हमें पहले से ही पता था। हाँ महारथी, अब जरा ये देखना एक बार, ये लिखा है क्या अपने पास? P और Q लिखा है। P और Q नहीं लिखा कहीं पर? लिख लेते हैं P और Q। P और Q कब ट्रू होता है? T T T और F। ठीक है, और ये लिखा है क्या? देखना जरा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेगेशन ये लिखा है थर्ड, हाँ नेगेशन P ये वाला। तो अपने को ये चेकआउट करना है और ये चेकआउट करना है, देखना सेम आ रहा है क्या? अच्छा, इसका नेगेशन लेना ना, इसका नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा? ट्रिपल F और ट्री आ जाएगा। इसका T का F, T का F, T का F, F का T। तो इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये दोनों सेम आ गए? आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम है, हैंस प्रूव्ड है ना। ट्रुथ टेबल से अपन ने प्रूव कर दिया ये ट्रू है, और बाकी वेन डायग्राम से तुम कर ही सकते हो। और अपन इस सवाल पर आते हैं। हाँ भाई, ये वाली चीज़ कर सकते हो क्या? ये क्या लिखा है? ये ऐसे लिखा है, बाहर नेगेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखा है। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट। तो बाहर का कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाता है तो क्या होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन हो जाएगा। B के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को बाहर से या डैश से लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A यूनियन B। तो ये क्या लिखा है? A यूनियन B। और ये क्या लिखा है? A एंड B। तो A एंड B और A यूनियन B क्या एक चीज़ होती है? नहीं होती। A एंड B और A यूनियन B काफ़ी अलग होते हैं। जैसा कि ट्रुथ टेबल से अपन जानते हैं, एंड वाले में कितने ट्रू आते हैं? 1, और वाले में कितने ट्रू आते हैं? 3। भाई ये वाली चीज़ क्या लिखी है? A कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है? ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये लिखा है A इंटरसेक्शन B और ये लिखा है A इंटरसेक्शन B। इधर देखो, ये लिखा है A इंटरसेक्शन B और ये लिखा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो एक सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या सेम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये जो सेट लिखा है और ये जो सेट लिखा है दोनों क्या है? अलग अलग है। ये लिखा है अल्फ़ा सेट और ये लिखा है अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों सेम नहीं आ सकते। तो इससे अपन ने पटाख से सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को निगेट कर दिया, ये नहीं हो सकते। ठीक है,
तो अब फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा इम्प्लाइज वाला। ठीक है, ठीक है भाई, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अगली टर्न पे अपन और लॉज देखेंगे, लॉज ऑफ सेट। बाय बाय।